जय हिंद दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टी अकेडमी पे। दोस्तों आज हम, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज से हमारा मिशन एसडीएम बैच प्रारंभ किया गया है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को जय हिंद दोस्तों। चलिएगा, देखिएगा, मिशन एसडीएम बैच फॉर 67वीं बीपीएससी पीटी और मेंस। सबसे पहले आज हम ये चर्चा करेंगे कि इस बैच को कैसे ज्वाइन करना है और ये हमारा इसमें क्या रणनीति है। इसमें जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट भी हैं, जो हमारे पहले बैच के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पहले से ही हमारे कोर्स को ज्वाइन कर रखा है, उनके लिए भी यह बेनिफिट होगा। कैसे उनके लिए बेनिफिट होगा और उनको किस प्रकार से ज्वाइन करना होगा, आज सारी बात को हम लोग बताएंगे। 60 दिन में हमारी कैसी रणनीति होनी चाहिए, हमें किस डायरेक्शन में तैयारी करना चाहिए, कौन कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, कैसे सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे आप देख रहे हैं कि 60 दिन बहुत ही कम है। इन 60 दिनों में हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, क्लियर है? चलिए, तो इन 60 दिनों में हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, इन सारे बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। कितने आवर की डेली क्लास रहेगी, कौन से सब्जेक्ट को पहले समाप्त किया जाएगा। तो आज हम इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, आप लोग के सवालों का जवाब भी देंगे। और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हमारा जो टारगेट बैच में पढ़ाने का स्मार्ट तरीका होगा, याद रखिए, जो हमारा 60 डेज का पढ़ाने का टारगेट हमने रखा है कि 60 डे में मैं आपको सारे सिलेबस कंप्लीट करूंगा। इस 60 डे में हम कौन से स्मार्ट तरीका को अपनाएंगे, किस स्मार्ट वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज इन सारी बातों को आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है? प्रियंका कुमारी जी, एग्जाम का डेट अभी नहीं दिया है, संभावनाएं बताई जा रही है। जो पहले से एग्जामिनेशन डेट क्लियर किया गया है 12 दिसंबर को किया गया है, लेकिन 90% चांस मानिए कि 67 की जो परीक्षा है वह डिले होगी, वह परीक्षा बाधित होगी। और परीक्षा जो है दोस्तों वह जनवरी में होने की संभावना है, जनवरी लास्ट तक या फरवरी में होने की संभावना है। क्लियर है? चलिएगा, तो आपके पास समय अभी बहुत है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लिंक को एक बार शेयर कर दीजिएगा, देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम अंत में यह भी बताने वाले हैं कि हम कैसे पढ़ाएंगे और कुछ टॉपिक आपको आज पढ़ा करके भी हम बताएंगे। याद रखिए, आज हम कोई भी चीज आपको पढ़ा करके भी बताने वाले हैं कि हमारा 16 डे का जो टारगेट रखा गया है उसमें किस तरीके से हम पढ़ा करके बताएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिएगा, हमारा जो बैच लॉन्च किया जा रहा है मिशन एसडीएम 88। यहां पर 88 शब्द का तात्पर्य है, जो 88 लिया गया है, ये आपके 88 एसडीएम की पोस्ट की सीटों की संख्या है। 88 सीट है और ये देखिएगा 67वीं बीपीएससी पीटी और मेंस दोनों के लिए लाया गया है। देखिएगा 60 देश का ये टारगेट प्रोग्राम है दोस्तों। चलिएगा, तो देखेंगे पहले हम लोग की इसमें क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार से हम लोग तैयारी करेंगे। क्लियर है? चलिए, हम लोग लास्ट में टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे कि टॉपिक की शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे। चलिए देखिएगा, अगर हम बात करते हैं दोस्तों मिशन एसडीएम, मिशन चलिएगा, अगर हम बात करते हैं दोस्तों मिशन एसडीएम के बारे में, तो याद रखिएगा सभी लोग जानते हैं, सभी लोग को मालूम है कि जो 60 दिन का समय है, हमने 60 दिन का समय रखा है दोस्तों। लेकिन अगर मान करके चले तो आपके पास टोटल 75 से 90 दिन के आसपास में समय है। तो अब समस्या यह है कि आप तैयारी किस प्रकार से करना है, हम किस प्रकार से तैयारी कराएंगे और आपको किस प्रकार से तैयारी करना है। क्लियर है? देखिएगा, तो सबसे जरूरी बात कि अब हम लोग जो तैयारी करेंगे
उसमें मोटी मोटी किताबों को की ओर ध्यान नहीं देंगे। मतलब जो अगर आप उनको पहले से पढ़ कर रखे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं पढ़े हैं दोस्तों तो अब उनको पढ़ने का प्रयास नहीं करिएगा। अब उनको पढ़ने का प्रयास आप लोग दोस्तों नहीं करिएगा। क्लियर है? चलिएगा, अब आपको कौन कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए आज हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं मिशन SDM 88, इसके अंतर्गत हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे कि यह जो हमारा टारगेट है दोस्तों, याद रखिएगा, ये हमारा 16 डेज का टारगेट है। 16 डेज टारगेट ये बैच है। मतलब आपको 60 दिन एकदम रगड़ करके पढ़ाया जाएगा। 16 डेज टारगेट बैच है। दूसरा क्या है? ऑल सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तीसरा क्या है? आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स भी दिया जाएगा। अगला क्या है? आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी लिया जाएगा और वीकली टेस्ट भी लिया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, उसके बाद आप प्रत्येक दिन 2 से 3 आवर का आपका क्लास होगा दोस्तों। प्रत्येक दिन 2 से 3 घंटे का क्लास होगा। यह क्लास आपका लाइव और प्लस रिकॉर्डिंग दोनों होगा। यानी कि आप चाहे तो हमसे लाइव भी क्लास में जुड़ सकते हैं, आप लाइव भी क्लास देख सकते हैं। क्लियर है? और यदि आप उस समय किसी काम में हैं या आप किसी जॉब में हैं, क्लियर है, तो आप उसके बाद जो है रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे, आप रिकॉर्डेड भी देख रहेंगे। ये सारे क्लास जो होगा दोस्तों वे हमारे एप्लीकेशन, याद रखिएगा, हमारे एप्लीकेशन ईटी एकेडमी पे चलाया जाएगा। ईटी एकेडमी का हमारा एक पोर्टल है और इसका ऐप भी है। ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड करना पड़ेगा और इस सारे क्लासेस ये हमारे एप्लीकेशन ईटी एकेडमी पर ही चलाया जाएगा। मैं फिर से बोल देता हूं, ETACADEMY ईटी एकेडमी हमारे एप्लीकेशन और हमारे पोर्टल का नाम है। सारे क्लास आपको वहीं मुहैया करवाए जाएंगे। इसके अलावा हमारा यूट्यूब में भी लगातार क्लास चलते रहेगा, जो हमारा डेली का MCQ फ्री का सेशन है। क्लियर है? चलिए, और याद रखिएगा जी, अनलिमिटेड बार विजुअल रहेगा। आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार रिवीजन कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही कम फीस है। इतनी कम फीस में आपको कहीं भी ये पूरी कोर्स की तैयारी नहीं करवाया जाएगी। बहुत ही कम फीस है दोस्तों, मात्र 2099 रुपया में। ठीक है, मात्र 2099 रुपया में आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, क्लासेस भी दिया जाएंगे, डेली दिए जाएंगे। क्लियर है? चलिएगा, अब देखिएगा, ये सब चीजों तो हो गया। हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा रहेगा, किस तरीके से हम पढ़ाएंगे, ये सारी चीज तो हम बता दिए कि 16 डेज का हमारा टारगेट प्रोग्राम है और सिलेबस पढ़ाया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, वीकली टेस्ट लिया जाएगा, 2 से 3 घंटे की क्लास चलेगी। क्लियर है? लेकिन अब हम पढ़ाएंगे कैसे? क्लियर है? हम लोग अब इसमें पढ़ाएंगे कैसे? क्लियर है? बहुत बढ़िया। ईटी एकेडमी जी ग्रुप, चलिए देखिएगा, अब हम देखिए इसमें दोस्तों कैसे पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि अब ये 60 दिन का जो प्रोग्राम है, देखिए 60 डेज का जो हमारा टारगेट है दोस्तों, याद रखिएगा, ये 60 डेज का हमारा टारगेट है। अब इस 60 डेज में हम लोग ऑल सिलेबस के टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, कैसे करेंगे, और आप लोग को भी कैसे करना है, देखिएगा। तो याद रखिएगा, यह जो हमारा 60 डेज का क्लास होगा, इसमें हम लोग सबसे पहले आपको हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, मिडाइवल का, एंशिएंट हिस्ट्री का सेशन समाप्त किया जाएगा। फिर साइंस का
और फिर इसके साथ साथ करंट का आपका डेली चलते रहेगा। अब पढ़ाने का तरीका हमारा क्या होगा, तो हमारा जो भी क्लासेस होगा वह फ्लो चार्ट पर आधारित होगा। किस पे आधारित होगा, फ्लो चार्ट पर आधारित होगा। अब फ्लो चार्ट पर किस प्रकार से आधारित होगा, फ्लो चार्ट पर आपको पढ़ाया जाएगा, एक दिन में संभवतः 2 से 3 टॉपिक पढ़ाया जाएगा, क्योंकि 60 दिन में कंप्लीट करना है तो बहुत ही ये टफ काम है। तो 60 दिन में कंप्लीट करने के लिए आपको प्रत्येक दिन 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा। अब पढ़ाने का तरीका देखिएगा, हमारा फ्लो चार्ट पर आधारित होगा। नोट्स आपको पूरा डिटेल में दिए जाएंगे, लेकिन तरीका यहां पर हमारा फ्लो चार्ट का होगा। अब फ्लो चार्ट में हम लोग कैसे पढ़ाएंगे देखिएगा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको अगर पढ़ाया, मान लिया जाए 1857 का विद्रोह, अगर हमको आपको 1857 का विद्रोह पढ़ाना है तो याद रखिएगा ये हमारा टारगेट क्लासेस है, और इसमें हम लोग सिर्फ एग्जाम को टारगेट करेंगे, प्रश्नों को टारगेट करेंगे, और जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन टॉपिकों का टारगेट करेंगे। जैसे कि मैं आपको 1857 का विद्रोह पढ़ा रहा हूं, तो देखिएगा इसमें हम फ्लो चार्ट के रूप में कैसे पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1857 का विद्रोह, क्लियर है, 1857 का विद्रोह। सबसे पहले इसमें हम क्या बात करेंगे कि इसके सबसे पहले कारण क्या थे, ठीक है, कारण क्या थे। जब कारण को हम लोग देखेंगे तो एक देखेंगे जो उनके प्रमुख कारण थे जो पहले से चलते आ रहे थे। एक हम लोग देखेंगे कि प्रमुख कारण कौन कौन से थे, प्रमुख कारण कौन कौन से थे, और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, तत्कालीन कारण कौन कौन से थे, तत्कालीन कारण कौन कौन से थे। क्लियर है। अब आप लोग जानते हैं कि प्रमुख कारण बहुत सारा था, यानी कि जब 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ तो ऐसा नहीं कि ये एकाएक उत्पन्न हो गया, नहीं, हमारे भारतीय समाज में, भारतीय वर्ग के लोगों में ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ कहीं ना कहीं पहले से असंतोष व्याप्त था, और उसी का परिणाम क्या था, 1857 का विद्रोह। जैसा कि आप देखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा कई सारे ऐसे राजनीतिक नीतियां लाई गई, साम्राज्यवादी नीतियां लाई गई, आर्थिक नीतियां लाई गई, धार्मिक नीतियां लाई गई, और इन सभी नीतियों के कारण क्या किया गया, अंग्रेजों के द्वारा हमारे भारतीय वर्गों को, किसानों को शोषण किया गया, जिसका परिणाम क्या हुआ, 1857 का विद्रोह। तो ये हम लोग कारण के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी कि ये जो हमारा प्रमुख कारण है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम तत्कालीन कारण की बात करेंगे तो तत्कालीन कारण में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आप देखिएगा कि चर्बी वाली कारतूस की एक घटना होती है। तो तत्कालीन कारण में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चर्बी वाले कारतूस की घटना, चर्बी वाले कारतूस की घटना। यानी कि अगर पूछा जाए कि 1857 का तत्कालीन कारण क्या था, तो सभी लोग जानते हैं चर्बी वाले कारतूस की घटना थी। और यह कैसी घटना थी, तो यह घटना सबसे पहले बंगाल में सिपाहियों में उठा, और ये अफवाह उठी कि जो चर्बी वाले कारतूस हैं, यानी कि पहले जो बेस ब्राउन राइफल का प्रयोग किया जाता था उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। उसको क्या किया जाता था, एनफील्ड राइफल का जो कारतूस था उनको दांत से नॉक किया जाता था, जिसमें अफवाहें यह फैल गई कि यह गाय और सुअर की चर्बी की मिली हुई है। क्लियर है, गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। अब इन अफवाहों से जो हिंदू वर्ग के सैनिक थे वो भड़क उठे, और जो मुस्लिम वर्ग के सैनिक थे वो सुअर के मिले जाने से भड़क उठे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे के द्वारा क्या किया गया, इस चर्बे वाले कारतूस का क्या किया गया, विरोध किया गया। किसके द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा, जो कौन से रेजिमेंट से थे, 34वें रेजिमेंट से थे। क्लियर है, इसके द्वारा क्या किया गया, विद्रोह किया गया। कब, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा विरोध कर दिया गया। अब देखेंगे, उसके बाद देखिएगा, मंगल पांडे जैसे ही विरोध करते हैं, फिर आप अगर प्रारंभ को देखेंगे तो 10 मई 1857 को यह विद्रोह कहां प्रारंभ हो जाता है, मेरठ में प्रारंभ हो जाता है। 10 मई को मेरठ में प्रारंभ होता है, और फिर इसके अगले ही दिन 11 मई 1857 को क्या किया जाता है, ये सैनिक कहां पहुंच जाते हैं,
दिल्ली के लाल किला पहुंच जाते हैं और दिल्ली के लाल किला पहुंचने के बाद वहां के जो बादशाह होते हैं, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को क्या कहते हैं, अपना नेता चुनते हैं और अपना नेतृत्व प्रदान करने की बात ही करते हैं, नेतृत्व प्रदान करने का अनुरोध करते हैं। तो ये आप देखिएगा। फिर 10 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ होता है मेरठ से। इस प्रकार से हम देखेंगे कि अगर इसकी उस समय जिस समय विद्रोह प्रारंभ हुआ उस समय अगर पूछा जाए कि भारतीय गवर्नर कौन थे, तो भारतीय गवर्नर कौन थे उस समय, यानी कि भारतीय गवर्नर कौन थे, सभी लोग जानते हैं लॉर्ड कैनिंग थे। भारतीय गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, सभी लोग जानते हैं पॉमस्टॉन थे। कौन थे, पॉमस्टॉन थे। क्लियर है, पॉमस्टॉन थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो ये सभी बातें हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट के अंतर्गत देखेंगे और फ्लो चार्ट के अंतर्गत ही आप सभी को क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिखाने का प्रयास करेंगे और आपको भी हम एक अच्छा शानदार फ्लो चार्ट बनाने के लिए सिखाएंगे ताकि आपको रिवीजन करने में क्या हो जाए, आसान हो जाए। क्लियर है। तो ये तो हमने मॉडर्न का आपको एक झलक दिखाया। इसी तरीके से अगर आप देखा जाए तो हम 15 मिनट में 10 से 15 मिनट में पूरे 1857 के विद्रोह को पढ़ सकते हैं। अगर इस माध्यम से आप पढ़िएगा, इस फ्लो चार्ट से अगर हमसे पूछा जाए तो मैं पूरे 15 मिनट में आपको पूरा 1857 के विद्रोह को कंप्लीट करवा दूंगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, फ्लो चार्ट पर एकदम क्लियर रहेगा। इसी को हम लोग स्मार्ट वेज कहते हैं, स्मार्ट अप्रोच कहते हैं। इसी स्मार्ट तरीके से मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। क्लियर है। अब अगर बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि अब अगर बात कर लेते हैं साइंस की, साइंस में कैसे पढ़ाएंगे देखिएगा। साइंस में कैसे पढ़ाना है, मान लिया कि हम बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिक्स की बात कर लेते हैं, फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में मान लिया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं भौतिक राशियां से मैंने आपको शुरुआत किया। भौतिक राशियां जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं, तो मैं सीधा यहां ब्रैकेट में लिख दूंगा जिसे मापा या तौला जा सके, जिसे मापा या तौला जा सके। याद रखिए, जिस राशियों को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब अगर देखा जाए दोस्तों तो यह भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि, दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि, दूसरा व्युत्पन्न या उत्पन्न भौतिक राशि, जिसे कि इंग्लिश में हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। मूल भौतिक राशि का मतलब क्या हो गया, वह भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर क्या करता है, डिपेंड नहीं होता है, निर्भर नहीं होता है। मतलब ये कैसी राशियां होती है, स्वतंत्र राशियां होती है। स्वतंत्र राशियां कहने का मतलब कि इसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम अगर लिखते हैं दोस्तों लंबाई, तो लंबाई को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे हम लिखते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान को लिखने के लिए कोई अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि हम लिखते हैं समय, समय को लिखने के लिए किसी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये लंबाई, द्रव्यमान और समय कैसी राशियां हैं, स्वतंत्र राशियां हैं। और आप देखिएगा ये क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी के जो दोबारा एग्जाम ली गई थी उसमें पूछा गया था। क्लियर है, चलिएगा। उसमें क्या किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशियां नहीं है। अब इसी के तरीके से देखिएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि की बात करेंगे तो यह क्या होगा दोस्तों, यह स्वतंत्र राशियां नहीं होगी, यह क्या होगी, निर्भर राशियां होगी। ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज होगी, निर्भर राशियां होगी। मतलब वह राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए क्या होता है, अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं, यानी कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि हम अगर चाल लिखते हैं दोस्तों, स्पीड की बात करते हैं, तो आप किसी भी वस्तु का चाल
तभी निकाल पाइएगा जब आपके पास क्या होना चाहिए, दूरी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए। क्या आप बिना दूरी, आपको दूरी नहीं मालूम है, समय भी नहीं मालूम है, तो क्या आप चाल निकाल सकते हैं? यस या नो जवाब दीजिएगा। आपके पास दूरी भी नहीं है, समय भी नहीं है, तो आप क्या चाल निकाल सकते हैं? यस या नो में जवाब दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करते हैं आयतन की, वॉल्यूम की, तो आपके पास यदि लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है, तो क्या आप किसी भी वस्तु का आयतन निकाल सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। यानी आयतन को हम लोग निकालने के लिए लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो ये सभी हमारे क्या हो गए? व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गई। क्लियर है? ये सभी कौन सी राशि हो गया? व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गया। क्लियर है? चलिएगा फिर उसी तरीके से देखिएगा, यदि हम आपको मात्रक पढ़ा रहे हैं, यदि हम आपको मात्रक पढ़ा रहे हैं, यूनिट पढ़ा रहे हैं, तो मात्रक में क्या करेंगे? मात्रक का मतलब क्या होता है? मापने वाला। याद रखिएगा क्या होता है कि किसी भौतिक राशि को मापने या तौलने के लिए जिस मापन का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई बच्चा है, आपके घर में कोई बच्चा है, इस बच्चा को कहिएगा कि जाओ जा करके चीनी ले आओ। ये बच्चा को जाकर कहिएगा कि जाओ बच्चा चीनी ले आओ दुकान से। ये बच्चा जाएगा, पैसा लेकर के दुकान के पास पहुंचेगा, दुकानदार को बोलेगा कि अंकल चीनी दे दीजिए। तो दुकानदार कहेगा बाबू कितना चीनी चाहिए? दुकानदार पूछेगा ना कि बाबू कितना चीनी चाहिए। अभी माथा हंसने लगेगा कि घर में तो बतेबे नहीं किया कितना चीनी चाहिए। दुकानदार बोलेगा बाबू कितना चीनी चाहिए? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, कितना चीनी चाहिए? अभी बचवा को पते नहीं है, बोलेगा जाओ नहीं देंगे, पूछ करके आओ घर से कितना चीनी चाहिए। अब ये बच्चा कहां जाएगा? फिर घर जाएगा, पूछेगा कि चचा आप तो हमको बताए ही नहीं कितना चीनी चाहिए। तो चचा क्या कहेगा? अरे जाओ जा करके 1 किलो चीनी ले आओ, 1 किलो चीनी ले आओ। अब वो बच्चा जाकर के जैसे दुकानदार को कहेगा कि दुकानदार साहब हमको 1 केजी चीनी चाहिए, 1 केजी चीनी दीजिए, तो अब दुकानदार समझ जाएगा कि कितना चीनी मांग रहा है? 1 केजी चीनी मांग रहा है। यानी कि यह केजी जो आप देख रहे हैं, ये केजी क्या दर्शा रहा है? उस वस्तु के मापने का सूचक दिखा रहा है कि यह केजी से नहीं पकड़ा दुकानदार कि उसको क्या कितना चाहिए। या फिर यह भी कर सकता है बच्चा 500 ग्राम चीनी दीजिए, 50 ग्राम चीनी दीजिए, 1 क्विंटल दीजिए, 1 पसरी दीजिए। तो ये सभी जो होते हैं केजी, मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, फुट, पाउंड, सेकेंड, ये सभी क्या कहलाते हैं? भौतिक राशि के मापने वाले मात्रक कहलाते हैं। तो मात्रक कहने का मतलब क्या होगी? आप लोग समझ गए कि किसी भी भौतिक राशि को मापने या तौलने के लिए जिस भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं, जिस मापन का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब मात्रक देखिएगा दोस्तों, तो मात्रक की अगर बात करते हैं तो मात्रक की अब पद्धतियों को 4 भाग में बांटा गया है। मात्रक की 4 पद्धतियां होती है, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। अभी चारों का एमकेएस का मतलब एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड, एफपीएस का मतलब फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये सारे चीज हम लोग फिजिक्स में पढ़ाएंगे। देखिए कितना समय लगा, 5 मिनट में हम 5 से 10 मिनट में मैं आपको यूनिट चैप्टर पढ़ा दूंगा। यही है टारगेट बैच। अब फिजिक्स का उदाहरण हमने दे दिया, अब देते हैं हम केमिस्ट्री का उदाहरण। केमिस्ट्री में कैसे पढ़ाएंगे? मान लिया जाए मैंने आपको केमिस्ट्री में शुरू किया अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म, ठीक है, अम्ल और भस्म मैंने टॉपिक शुरू किया एसिड और बेस। अब देखिए अगर हम आपको अम्ल पढ़ाएंगे टारगेट बैच में, कैसे पढ़ाएंगे? देखिए अम्ल, अम्ल को अगर हम पढ़ेंगे दोस्तों तो सबसे पहले देखिएगा अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वे किससे हुई है? एसिडस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा पदार्थ। यानी कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड किससे हुई है? एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है?
खट्टा पदार्थ। यानी कि अम्ल कैसा पदार्थ होता है? खट्टा पदार्थ होता है। ये बात समझ में आ गया। अब देखिएगा, यदि दूसरी हम बात करते हैं तो अम्ल की प्रकृति कैसा होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। और क्या करता है? जो किससे? धातु से अभिक्रिया करने के पश्चात कौन सी गैस देती है? हाइड्रोजन गैस देती है। यानी कि यह धातु से अभिक्रिया करने के बाद कौन सी गैस देगी? हाइड्रोजन गैस देगी। अब अर्हेनियस के अनुसार हम लोग देखेंगे, इस तरीके से हम लोग केमिस्ट्री को भी डिफाइन करेंगे। अब अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल को अब दो भाग में हम लोग बांट देंगे। पहला प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कहने का मतलब जिसमें हाइड्रोजन की सांद्रता अधिक होती है उसको प्रबल अम्ल कहते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन की सांद्रता कम होती है उसको दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4 ये हमारा प्रबल अम्ल है। जैसे अगर हम बात करेंगे H2SO4 प्रबल अम्ल है। जैसे हम बात करेंगे KNO3 ये अभी हमारा क्या है? प्रबल अम्ल है ना। जैसे हम बात करेंगे HCl क्या है दोस्तों? जैसे हम लोग बात करेंगे HCl प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल की बात करेंगे CH3COOH क्या है? दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो ये सभी हम लोग एक नजर से इसको क्या करेंगे? देख करके चलिए समाप्त कर सकते हैं। सारा का नोट्स आपको दिया जाएगा। तो इसी तरीके से टारगेट बैच जो होगा आपको वह इसी तरीके से क्लासेस होगा, पूरा मैपिंग आधारित होगा और आपको नोट्स दिया जाएगा। पढ़ना देखिए आपको है, बिहार स्पेशल हो या करेंट अफेयर हो, सभी चीज की पढ़ाई आपको दी जाएगी। करेंट अफेयर की पढ़ाई कैसे की जाएगी? करेंट अफेयर कैसे करना है देखिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं। करेंट अफेयर में सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे जनवरी से दिसंबर तक प्रतियोगिता दर्पण। जनवरी से दिसंबर तक के जो प्रतियोगिता दर्पण होंगे उनके प्रमुख घटनाओं को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रतियोगिता दर्पण को मंथली वाइज पढ़ के क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। क्लियरगा? मंथली वाइज पढ़कर हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। दूसरा, प्रतियोगिता दर्पण जैसे ही हमारा समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? याद रखिएगा, उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? मंथन। परीक्षा मंथन का करेंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसका भी हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे। इसके अलावा आपको साइड से क्या पढ़ाया जाएगा? तो बजट पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा पढ़ाया जाएगा। बजट आपका बिहार और भारत, बिहार का बजट और भारत का केंद्रीय बजट दोनों पढ़ाया जाएगा। आर्थिक समीक्षा में भी बिहार और केंद्रीय दोनों को पढ़ाया जाएगा। जनगणना 2011 आपको पढ़ाया जाएगा। वन रिपोर्ट 2019 आपको पढ़ाया जाएगा। प्रमुख खनिज उत्पादक देश, क्योंकि आप देखिएगा हर साल बीपीएससी में ये खनिज उत्पादक से प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार पूछा गया था यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहां किया जाता है। आप लोग अगर जानते हैं तो मैसेज करिएगा, यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहां किया जाता है। क्लियर है? चलिएगा, तो ये आप देख सकते हैं प्रमुख उत्पादन खनिज के बारे में भी आपको सारा टॉपिक आपको नोट्स मिलेगा। ये आपको डेली कंप्लीट करना है। डेली आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसी टॉपिक से आपको डेली क्या किए जाएंगे? टेस्ट भी लिए जाएंगे। क्लियर है? और किन्हीं को कोई समस्या है पूछ सकते हैं। चलिए, फी कितना है? फी मात्र 2099 है। आप देखिएगा 2099 है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज जो कि आपको डेली टेस्ट सीरीज है, डेली टेस्ट सीरीज और वीकली टेस्ट सीरीज, दोनों टेस्ट सीरीज आपको इसी में शामिल है। कोई अन्य शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? चलिए, और किन्हीं को कुछ पूछना है? चलिए, किसी जनरल कैंडिडेट का एज मार्च में 37 हो चुका है
तो वो भी बीपीएससी 67 के लिए एलिजिबल होगा या नहीं। नोटिफिकेशन में मैक्सिमम एज 37 दिया हुआ है। देखिए जनरल कैंडिडेट अगर 37 एज के हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर बीपीएससी एग्जाम। जनरल कैंडिडेट 37 एज नहीं होगा। अब देखना यह है कि आपका 37 ईयर्स कब पूरता है। अगर बीपीएससी ने जो डेट डाला है उस डेट तक आपका 37 पूर जाता है तो आप नॉट एलिजिबल। अगर उस डेट के बाद आपका पूरता है यू आर एलिजिबल। क्लियर है। चलिएगा, तो 37 एज के बाद जनरल से फाइट नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए, ओल्ड स्टूडेंट कैसे ज्वाइन करेगा? रविंद्र कुमार जी, चलिए, क्लास 2 से 3 घंटे का होगा। रविंद्र कुमार जी कह रहे हैं ओल्ड स्टूडेंट कैसे जुड़ेगा? देखिए ओल्ड स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं है, उनको जो भी क्लासेस होंगी वो ऑटोमेटिक उसमें जुड़ जाएंगे। क्लियर है। उनको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। उनका क्लास चलेगा सुबह में जो चल रहा है। इसके अलावा वो अगर शाम के भी अगर क्लास मिशन एसडीएम बैच से भी जुड़ना चाहते हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है। आप सभी का वेलकम है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट है वो अगर शाम के हमारे मिशन एसडीएम बैच से जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए, सर आज के कुछ सिलेबस होगा जी, डेली आपको सिलेबस दिया जाएगा। क्लियर है। देखिएगा, उसके बाद क्या है दोस्तों कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कल संडे तक, रविवार तक ज्वाइन कर जाइए। क्योंकि अगर हमने बैच स्टार्ट कर दिया तो बैच स्टार्ट अगर हो गया और एक दिन भी हमारा क्लास चल गया, मान लिया कि हमने कल बैच स्टार्ट कर दिया, कल हमने पढ़ाना शुरू कर दिया और एक दिन भी क्लास मैंने ले लिया और एक दिन भी अगर आपका छूट गया तो आप मान करके चलिए आप 1-2 टॉपिक आपका छूट गया। बाद में मैं वो टॉपिक को नहीं पढ़ाऊंगा, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग आप देखना पड़ेगा। लेकिन फिर से मैं एक ही टॉपिक को तो बार बार पढ़ाऊंगा नहीं। तो जो एकदम शुरुआत से करना चाहते हैं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहते हैं, वे कल तक रजिस्ट्रेशन करवा ले। मंडे से ये क्लास विधिवत रूप से शाम को 4 बजे से 6 बजे तक चलाई जाएगी। मंडे से शाम को 4 बजे से 6 बजे तक ये क्लास चलाई जाएगी। तो आप लोग कोशिश करें, अगर आप इच्छुक हैं, कैपेबल हैं, तो कल तक आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, बैच से ज्वाइन हो जाइए। क्लियर है। चलिए, आज नया टॉपिक नहीं आएगा। क्लियर है। चलिए, डिफेंस वालों के लिए क्या रूल्स है सर रेजुलेशन? दीपिका मिश्रा जी, मैं आपको कॉल करके बता दूंगा, व्हाट्सएप पे कर दूंगा क्या रूल है एज वाले के। ठीक है। तो आप लोग में से जो भी कैपेबल हैं दोस्तों, कल तक ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। और कल रविवार को याद रखिएगा, कल रविवार को हो सकता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का महासीरीज लाया जाएगा। देखिए संभावनाएं हैं, लाने की कोशिश करेंगे, बिजली चली जाएगी तो उसकी गारंटी नहीं है। कल मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम का याद रखिएगा, जिन लोगों को भी सीरीज का इंतजार था वो सपना कल पूरा होने वाला है। स्पेक्ट्रम का सीरीज कल आने वाला है। एक डेमो क्लास आपको कल भी देखने को मिलेगा 9 बजे से। कल स्पेक्ट्रम का मैं डेमो क्लास दूंगा कि किस तरीके से मैं आपको टारगेट में पढ़ाऊंगा, उसका मैं कल स्पेक्ट्रम का डेमो क्लास करके बताऊंगा। पूरा स्पेक्ट्रम को मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। अभिषेक जा सर, बैच टाइम 3 से 5 रखे। देखिए ये इस पर भी विचार किया गया, क्लियरली नहीं है। या तो 4 से 5 बैच का टाइम, या तो 4 से 5 रखा जा सकता है, 4 से 5 रखा जा सकता है, या फिर 3 से 5 भी रखा जा सकता है। ये स्टूडेंट के डिमांड पे किया जाएगा कि कौन से स्टूडेंट किस टाइम में ज्यादा एग्री हैं, उसके अनुसार से डिसीजन लिया जाएगा। क्लियर है। चलिएगा जी, संडे को सपना पूरा नहीं हुआ था, इसलिए
कल मैं आप लोगों का सपना पूरा कर दूंगा, क्योंकि सपना पूरा करने के लिए ही हम आए हैं। क्लियर है? चलिएगा। सुधांशु राज जी, सर ऑल सब्जेक्ट आप ही पढ़ाएंगे? नहीं, और भी टीचर्स पढ़ाएंगे ऑल सब्जेक्ट। क्लियर है? और भी टीचर्स जुड़ेंगे, वो भी पढ़ाएंगे पेड क्लास में। ठीक है, चलिए, जब आप लोगों का डिमांड रहेगा तो हम पढ़ाएंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है दोस्तों, तो कल आप लोग तैयार रहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास के साथ। कल हम लोग शुरुआत करते हैं, कल से डेमो बैच आपका शुरुआत हो जाएगा, डेमो क्लास हमारा एसडीएम 88 मिशन एसडीएम 88 का। और कल 9 बजे वाला जो भी क्लास होगा वो मिशन एसडीएम 88 के ही तहत किया जाएगा। उसी के तहत हम लोग कल मॉडर्न हिस्ट्री का महामैराथन सीरीज लेकर के आएंगे। चलिएगा, मिलते हैं फिर। जो भी आपको अगर समस्या है, तो किसी भी लोगों को अगर समस्या है तो आप ज्वाइन करना कैसे चाहें, तो आप हमारा नंबर नोट देखिएगा, ऊपर में लिखा हुआ है ज्वाइन। आप देखिएगा कमेंट के ऊपर में लिखा हुआ है ज्वाइन एसडीएम बैच, वहां से नंबर आप ले लीजिए, वहां से आप कॉल कर सकते हैं, सारी चीजों की जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर दिया गया है, वहां से भी चीजों को जान सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके बाद भी यदि आप संतुष्ट ना हो तो हमारा नंबर लिख लीजिए 7909014952। ये हमारा नंबर है। आप कभी भी हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन 2 बजे रात के बाद नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम 1:30 से 2 बजे सो जाते हैं, सुबह 6 बजे जग जाते हैं। तो 2 बजे रात से 6 बजे के बीच में नहीं करिएगा। बाकी आप किसी भी समय कर सकते हैं, और यदि मैं उस समय फ्री रहा तो आपकी कॉल का जवाब जरूर दूंगा। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया जी, बाद में बिल्कुल दे सकता है। क्लियर है? टाइम है सर। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं फिर कल के स्पेक्ट्रम के महामैराथन क्लास में। जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।